बच्चों हमारा राजस्थान बोर्ड का क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हमने जो है एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है गाउस का नियम। उसमें हम जो है ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे बताया और साथ ही मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सतत आवेश का वितरण। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण। उसमें मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का वितरण हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में है, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन के रूप में। तो उस टॉपिक का मैंने आपको हेडिंग बताई थी, कुछ चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत समझाया था। तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज उस टॉपिक को। तो आप लोग सभी अपने कॉपी पेन वगैरह के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आवेशों का सतत वितरण। तो देखिए बच्चों, इसमें हम जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन देखते हुए हम देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था। तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि भाई जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश है मान लो प्लस क्यू का, हमने देखा था, और यहाँ कोई बिंदु था पी, तो इसकी वजह से इस पे विद्युत क्षेत्र जो है, क्योंकि प्लस का चार्ज है तो बाहर की ओर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मान लो इस आवेश यहाँ स्थित है, आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी अगर r थी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था KQ/r²। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहां तक आ गई बात समझ में। अब जो हम बात कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, वैसे ये जो टॉपिक है, जो सतत आवेश वितरण हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आना तो वही चाहिए था, विद्युत क्षेत्र जो हमने पढ़ा था उसी के साथ आना चाहिए था। सिस्टम तो वही रहता। अब सेकंड पार्ट में शुरू में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, फिर सतत वितरण आवेश में विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा गॉस के नियम वाला। तो थोड़ा हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब में थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रखा है, टॉपिक सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है और पुरानी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/r², ये हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं सतत वितरण आवेश की वजह से, कि मान लो एक छड़ है, उस पर प्लस क्यू, मान लो कोई छड़ है, उस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 आवेश बिखरा हुआ है ऐसे। अब यहां से मैं बिंदु P पे निकालूं, इस छड़ के ऊपर जो आवेश है उसकी वजह से, इस पूरे आवेश की वजह से, इस पूरी छड़ की वजह से, ठीक है, यहां पर इस बिंदु P पर अगर अब मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि यह फॉर्मूला तो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था, बिंदु आवेश पे। ये फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल था, किसी सिंगल बिंदु आवेश पे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे आवेशों के निकाय की, बहुत सारे आवेश इकट्ठे हुए हैं। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, 3 प्रकार का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 3 प्रकार से आपके जो है यहाँ पे दिए गए हैं आवेश जो हैं, 3 प्रकार से आवेशों का वितरण दिया हुआ है। सबसे पहले रेखीय है, फिर सेकंड नंबर पृष्ठ आवेश वितरण है, और थर्ड नंबर पे आयतन आवेश वितरण है। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के जो है आवेश वितरण हमें दिए हुए हैं। अब जो रेखीय आवेश वितरण है उसको मैं समझा रहा हूं आपको। रेखीय आवेश वितरण को देख लेते हैं क्या है ये पूरा। अब देखो बच्चों, रेखीय वितरण आवेश जब मैं बता रहा हूं तो मैं थोड़ा किताब, आप ही बुक को आप देखोगे, पेज नंबर 28 पे देखोगे आप, तो वहां से कंटिन्यूअस या सतत आवेश वितरण का हमारा टॉपिक शुरू होता है, और उसमें पेज नंबर 29 पे आपको रेखीय वितरण आवेश वितरण दे रखा है, फिर पृष्ठ आवेश वितरण दे रखा है, फिर आयतन आवेश वितरण दिया हुआ है। उसके बाद फिर सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद आपको फिर से जो है एक फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रैखिक आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र, फिर वापस पृष्ठीय आवेश वितरण में, फिर वापस आपको आयतन आवेश वितरण में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेखीय आवेश वितरण ले रहा हूं और रेखीय आवेश वितरण का पूरा एक साथ कवर कर रहा हूं इसमें। ठीक है, जिसमें आपके ये जो 2.2.1 सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके जो 4-5 पॉइंट है वो इसी में समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी के ये जो 2 है इन्हें हम डायरेक्ट देख लेंगे। फिर समझ में आ गई बात, पृष्ठ आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण समझते हैं हम। सबसे पहले ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है रेखीय आवेश वितरण का, और क्या क्या चीजें जब आवेश जो है वितरित होता है एक समान रूप से
तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वो सब हम रेखीय आवेश वितरण में समझ लेंगे। उसके बाद पृष्ठ और आयतन वाला हम डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए रेखीय आवेश वितरण की अगर मैं बात करूं तो कोई छड़ ले लेता हूं मैं, कोई छड़ है, रेखीय समझ रहे हैं आप, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में अब जैसे छड़ है, ठीक है, तो छड़ के पृष्ठ पर इस प्रकार से, ठीक है। पृष्ठ वितरण आवेश का मतलब क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्षेत्र पर इस तरह से आवेश फैले हुए हैं, या वृत्त पर या वर्ग पर। और आयतन में मैंने आपको बताया था किसी घन घनाभ या कोई त्रिविमीय आकृति है, उस पर चारों तरफ अंदर बाहर सब जगह उस पर क्या है, उसके आयतन में फैले हुए हैं। मतलब आयतन का मतलब है कि एक खाली, जैसे मान लो आप कोई ग्लास लो बेलन के आकार का, तो उसमें चारों तरफ अंदर भी और बाहर भी सब तरफ क्या फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है। ठीक है, तो वो होता है आयतन। जबकि पृष्ठ में क्या होता है, सिर्फ ऊपर के पृष्ठ पर, अब ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका ये ऊपर का पृष्ठ देखूं तो ये आयत आकार का है, तो इस पे बहुत सारे चार्ज फैले हुए हैं, तो ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। ठीक है, और इसी ब्लैक बोर्ड की इस लाइन पर, सिर्फ इस लाइन पर देखूं आवेश, सिर्फ इस लाइन पर, ये जो लाइन है या कोई भी एक लाइन मैंने बना दी, सिर्फ इस लाइन पर देखूं, इस पट्टी पर, तो ये क्या हो गया, रेखीय वितरण आवेश। तो रेखीय वितरण आवेश में मान लो कोई छड़ ले रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देख लेना, एक बार में इसी में समझ में आ जाएगा आपको। कुछ चीजें हैं जो किताब में बताई नहीं गई है कि ऐसा क्यों लेते हैं, उसका कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है ये टॉपिक। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, एंड तक समझिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक, वरना बहुत प्रॉब्लम करता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है कई बार टॉपिक। ये छड़ है, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो ये एक छड़ है, इस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है चारों तरफ फैला हुआ है। आ गई बात समझ में? अब मान लेता हूं कि इस छड़ के इस बिंदु से y दूरी पर एक बिंदु है P, इस छोर से y दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर मुझे इस पूरे आवेश निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा दूंगा कि Q बटे दूरी y है तो y स्क्वायर कर दिया, नहीं, मैंने फिर बताया ये बिंदु आवेश है, जबकि हम बात कर रहे हैं इस बार आवेश फैला हुआ है चारों तरफ, उसकी यहाँ बहुत सारे आवेश ले लिया हमने। समझ में आ रही है बात? तो इस स्थिति में हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, अच्छा स्टेप से पहले मैं मान लेता हूं इस छड़ की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, पूरी छड़ की लंबाई कितनी है, L, और इस पे पूरी पे जो आवेश है, टोटल आवेश, वो मैं Q मान लेता हूं एक बार के लिए। पूरी पे कुल आवेश कितना है, ये टोटल आवेश कितना है, Q, टोटल आवेश कितना है, Q। समझ में आ गई बात? टोटल आवेश इस पे Q है। अब मुझे इसकी वजह से, पूरी की वजह से ज्ञात करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट लो, ये एक छोटा सा हिस्सा मान लो ये एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने यहाँ पे लिया, और यह हिस्सा इस बिंदु P से, यह हिस्सा इस बिंदु P से मान लो R दूरी पर स्थित है, यह हिस्सा इस बिंदु P से R दूरी पर स्थित है। ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने काटा, जब आप वो 4.45 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना आपको, ठीक है, 29वें पेज नंबर पे, तो उनको देखोगे तो वो स्टेप वाइज यही सारी चीजें बता रहा है कि सबसे पहले इनको छोटे छोटे अवयवों में ले लो, फिर अवयव को ये मानना है, तो वही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको समझ रहे होंगे तो साथ में वो पॉइंट्स भी खोल के बैठ जाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किताब में जो चीज लिखी हुई है उसको मैंने यहाँ पे बताया कैसे है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, इसकी दूरी इस बिंदु P से मान लीजिए R है। ठीक है, इस बिंदु P पर ही तो इसकी वजह से मुझे विद्युत क्षेत्र याद करना है, पूरी की वजह से तो पहले एक छोटा सा हिस्सा काट लिया मैंने। अब एक बात क्लियर है, अगर ये छोटा सा हिस्सा है तो इस पे जो आवेश होगा वो भी छोटा सा मैं मान लेता हूं dq। ठीक है, पूरा आवेश q, तो इस पे छोटा सा आवेश dq, और इस छोटे से जो छोटा सा हिस्सा है इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं dx, या dl भी मान सकते हो आप, क्योंकि ये पूरी लंबाई l है तो छोटी सी लंबाई dl भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ आप जो लंबाई है उसे dl भी मान सकते हैं। बात आ गई क्या यहाँ तक समझ में? सबके बात आ गई समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
कि ये जो dq आवेश है, ये जो dq छोटा सा हिस्सा लोगे आप, ये ध्यान रखना सभी प्रकार के जो आपके वितरण है, आवेशों का जो वितरण है उस पे सभी पे लागू होता है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना टॉपिक है मेरा, सतत आवेश वितरण, तो सभी में यही स्टेप फॉलो करना है आपको। सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा निकालो जो इस पे आवेश dq होगा, और अगर लंबाई में बात कर रहे हैं तो लंबाई dl हो गई। समझ में आ रही है बात? इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे लंबाई dl आ गई हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा आवेश लिया मैंने dq, ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने लिया dq आवेश वाला, तो ये जो छोटा सा हिस्सा मैं लूंगा ना dq आवेश, ये dq बहुत छोटा है, इस वजह से इसे मैं बिंदु आवेश की तरह मान लूंगा। क्योंकि ये हिस्सा बहुत छोटा सा है, इस वजह से इसे मैं क्या मान लूंगा, बिंदु आवेश मान लूंगा। समझ में आई क्या बात? क्योंकि यह हिस्सा बहुत छोटा सा है, इस वजह से मैं इसे बिंदु आवेश मान लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटे से आवेश या अति अल्प आवेश लिख देता हूं। यहाँ पे मैं अति अल्प आवेश, हालांकि इनको अभी मैं पॉइंट वाइज भी लिखवा दूंगा आपको। अति अल्प आवेश dq को बिंदु आवेश मानेंगे, समझ में आ गई बात? अति अल्प आवेश dq को क्या मानूंगा मैं, बिंदु आवेश मानूंगा। सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगा, उसका आवेश जो होगा बहुत छोटा सा होगा जो कि dq लेंगे, फिर उस dq को क्या मान लूंगा मैं, बिंदु आवेश मान लूंगा। अब अगर मैंने इसे बिंदु आवेश मान लिया है तो अब इस dq की वजह से, इस dq की वजह से इस बिंदु P पर कुछ विद्युत क्षेत्र आएगा, क्योंकि हर आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तो होगा ही। तो इस छोटे से आवेश या इस छोटे से क्षेत्र में जो आवेश है dq, उसकी वजह से इस बिंदु P पर कुछ छोटा सा विद्युत क्षेत्र आएगा, एक बहुत छोटा सा विद्युत क्षेत्र आएगा, आवेश छोटा सा इसलिए विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा। तो इसकी वजह से इस पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा, मान लेता हूं मैं बहुत छोटा सा विद्युत क्षेत्र आएगा, वेक्टर E इस, या DE मान लो, छोटा सा एक विद्युत आवेश आएगा DE, और DE किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि प्लस होता है, ये प्लस वाले हैं, तो अगर प्लस या धन आवेशित होता है आवेश, धन आवेशित कोई अगर हम कोई वस्तु लेते हैं या आवेश लेते हैं धन, तो उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ लगता है, ऋणात्मक में अंदर की ओर, धनात्मक में बाहर की ओर। तो इस छोटे से आवेश dq की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो बाहर की ओर लग रहा है। कौन से बिंदु पर, मैं छोटा सा बिंदु भी लगा देता हूँ, बिंदु P पर, बिंदु P पर जो विद्युत आवेश होगा वो इस दिशा में होगा। आ गई बात समझ में? तो अब क्योंकि मैंने इसे बिंदु आवेश मान लिया है, तो अब मैं इस पे बिंदु आवेश वाला ये फॉर्मूला अब तो लगा सकता हूं। क्योंकि मैंने इसे बिंदु आवेश मान लिया है, तो अब मैं इस पे ये बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो जो इस छोटे से आवेश की वजह से इस बिंदु P पर जो छोटा सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है DE, वह कितना आएगा, DE कितना आएगा, DE बराबर आएगा K dq बटे आर स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटे आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ बटे आर स्क्वायर। यहाँ विद्युत क्षेत्र छोटा सा उत्पन्न हुआ DE बराबर K की जगह K, Q की जगह क्या लूंगा मैं, DQ, क्योंकि DQ को मैंने क्या मान लिया, बिंदु आवेश। तो अब मैं बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो Q की जगह क्या आ गया, DQ, और R क्या होता है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ आवेश और बिंदु के बीच की दूरी मैंने कितनी मानी है, R, तो ये हो गया K dq बटे आर स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में? ये है क्या आ गया हमारा छोटा सा विद्युत क्षेत्र। अगर इसे सदिश रूप में लिखना चाहोगे तो सदिश रूप में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K dq बटे आर स्क्वायर, और इस R का एक यूनिट वेक्टर और लगा दो, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, K भी अदिश, Q भी अदिश, R जो है उसे सदिश मान सकता हूँ विस्थापन के रूप में, तो उसका मैंने जो है यूनिट वेक्टर या जो है एक एक सदिश लगा दिया। समझ में आ गई बात? R कैप। तो ये जो है इस छोटे से क्षेत्र इस छोटे से आवेश dq की वजह से इस बिंदु P पर क्या प्राप्त कर लिया मैंने प्राप्त कर लिया विद्युत क्षेत्र। आ गई क्या बात समझ में? अब अगर मैं इस पूरी छड़ को ऐसे ही छोटे 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 टुकड़ों में बांट लूं, इस तरह से बहुत छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं इसको, ठीक है, तो प्रत्येक जो अवयव बनेगा, जो प्रत्येक ये जो छोटे छोटे अवयव मैंने लिए हैं, एलिमेंट्स जो लिए हैं छोटे छोटे, इस प्रत्येक अवयव की वजह से इस प्रत्येक अवयव में एक छोटा सा आवेश होगा dq होगा,
और प्रत्येक अवयव की वजह प्रत्येक अवयव जो बनेगा वह एक बिंदु आवेश बन जाएगा। इसमें भी डी क्यू होगा, इसमें भी डी क्यू होगा, इस छोटे से में भी डी क्यू होगा आवेश, और सभी बिंदु आवेश होंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकता हूं मैं। हाँ, दूरी इनकी अलग अलग होगी। यहाँ से मान लो दूरी है r, यहाँ से दूरी कुछ कम होगी, यहाँ से कम हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी, वहां से बढ़ जाएगी, तो दूरी अलग होगी। बाकी ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बांट सकता हूँ। अगर मुझे पूरे का निकालना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको बांट लूंगा, या छोटे छोटे हिस्सों में या अवयवों में मैं इसको काट दूंगा। तो पूरी छड़ पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? अब पूरी छड़ पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? तो देखो, पूरी छड़ पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो जैसे कल मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के लिए जो बताया था कि भाई विद्युत फ्लक्स में क्या कर दो, छोटा सा अपने एक वस्तु ली थी, उसे बांट दिया था, फिर छोटे से पे विद्युत फ्लक्स निकाल के उसका समाकलन कर दिया था। यहाँ विद्युत फ्लक्स की जगह हम क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। तो पूरी छड़ पे निकालना है तो पूरी छड़ पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? इसका समाकलन कर दो, इसका क्या कर दो? समाकलन कर दो, डी दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो डी का भी समाकलन हो जाएगा और के डी क्यू बटे आर स्क्वायर का भी समाकलन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? डी का भी समाकलन हो जाएगा और के डी क्यू बटे आर स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। जहां लिमिट अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ लिमिट क्या लगेगी? देखो, परिवर्तनीय चीज क्या है, यहाँ बदल रही है। जो डी क्यू तो सब में फिक्स मान लिया मैंने कि इसका भी डी क्यू, इसका भी डी क्यू, इसका भी डी क्यू। के का मान भी फिक्स रहेगा, के भी बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? बदलेगा आर। दूरी, हर हिस्से की दूरी पी बिंदु से अलग अलग होगी। ठीक है, हर हिस्से की दूरी पी बिंदु से क्या होगी? अलग अलग। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिमिट लगा सकते हो कि मैं ये पूरा जो है, देखो यहां से शुरू करूंगा, मैं कम से कम यहां से शुरू करूंगा, ये सबसे निकटतम है, और यहां तक जाऊंगा, और ये पूरी दूरी कितनी है? एल। ये पूरी दूरी कितनी है? एल है। ठीक है, तो यहां तक दूरी कितनी है? y, और यहां तक दूरी कितनी है? l। तो मैं लिख दूंगा y से लेके y प्लस एल तक लिमिट लगा दूंगा। यहां से शुरू करोगे, यहां से विद्युत क्षेत्र निकालोगे, फिर यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग ना निकाल के सबको समाकलन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं समाकलन के रूप में, तो लिमिट कहां से लगेगी? तो लिमिट यहां से लग जाएगी y से लेके यहां से न्यूनतम दूरी y, और अधिकतम y में क्या जुड़ सकता है? l और जुड़ सकता है। लास्ट तक जाओगे तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? y से y प्लस एल। बट आपकी बुक में अभी लिमिट ये वाली ना लगा के, लिमिट उसने ये वाली ना दिखा के डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि भाई ये पूरे एल के लिए है, पूरे एल में ये वितरित रहेगी। समझ में आ गई बात? यह पूरे एल में क्या रहेगी? वितरित रहेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पूरी छड़ पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके एक बार यहां तक नोट करिए। फिर ये जो इसने फर्स्ट पॉइंट दिया है रेखीय आवेश वितरण में, एक आप इसमें देख पा रहे होंगे बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है इसने रेखीय आवेश घनत्व का, जिसे इसने लैम्डा के द्वारा दर्शाया है। तो वो लैम्डा कहां से आया, क्यों आया, वो बुक में बताया नहीं गया, डायरेक्ट उसने दे दिया है बस लैम्डा। बट हम देखेंगे कि वो आया क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें रेखीय आवेश घनत्व की जरूरत पड़ी क्यों, इसको ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते हम, इसमें लैम्डा के आने की क्या जरूरत है लैम्डा लाने की, तो वो सब हम देखेंगे। तो पहले इसको पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको। अब देखिए बच्चों, यहां हमने छोड़ा था। अब देखिए, अगर मैं इसको समाकलन इसका करना भी चाहूं तो क्या इसका समाकलन हो सकता है क्या? यहां पे dq है, समाकलन dq है, r का हो नहीं सकता इसके साथ। यहां पे dr होता, यहां dr होता तो हम समाकलन कर लेते, बट यहां क्या है? dq, यहां क्या है? dq है, तो dq का समाकलन हम यहां नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? यहां हम dq का समाकलन नहीं कर सकते हैं। या तो यहां क्या होता? dr होता, ठीक है, या तो dr होता, ठीक है, या यहाँ पे फिर कोई और लंबाई वगैरह वाली बात होती, पर dq जो है वो r के साथ नहीं हो सकता, समाकलित नहीं हो सकता। तो इस चीज से बच को हटाने के लिए, यहाँ से dq को हटाने के लिए, यहाँ से अगर dq को हटाना है, अगर dq को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे? हम एक, या आप ऐसा करना है, यहाँ पे जो आपने छोटी सी लंबाई ली है ना, इसको dr मान लेना। d यहाँ से यहाँ तक दूरी r थी ना,
तो इसकी जो छोटे से हिस्से की लंबाई थी इसे डी आर मान लेना, ठीक है। तो डी क्यू को हटाने के लिए हम एक नई चीज देखेंगे अब, वह क्या है हमारा, वह है आपका रेखीय आवेश आयतन, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व देखेंगे अब। ये क्या होता है बोले, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई, और इसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। 11th क्लास में भी हमने ये सब चीजें की हुई है, ठीक है। आवेश प्रति एकांक लंबाई, इसे किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। इसका मतलब क्या होता है बोले, देखो इसका मतलब होता है आवेश प्रति एकांक लंबाई का मतलब होता है कि भाई एक, जैसे मान लो ये 10 मीटर की लंबाई है, तो 1 मीटर लंबाई में कितने कूलाम आवेश है, घनत्व क्या है आवेशों का घनत्व कितना है, पास पास है, दूर दूर फैले हुए हैं, तो कैसे पता लगेगा, तो एक इकाई लंबाई में कितने आवेश मौजूद हैं, कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक इकाई लंबाई मान रहा हूं तो यहां कितने आवेश मौजूद है, वह क्या होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, या इसे हम क्या कहते हैं, आवेश प्रति एकांक लंबाई, जिसे हम किससे दर्शाते हैं लैम्डा के द्वारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/L होगा इस स्थिति में, क्यों होगा, क्योंकि पूरी इसकी लंबाई कितनी है L, और यहाँ टोटल आवेश शुरू में मैंने कितना माना था Q, तो L लंबाई में Q आवेश मौजूद है, L लंबाई में Q आवेश मौजूद है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है Q/L, ठीक है। अब अगर मैं इस छोटे से हिस्से की बात करूं तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो इसमें लंबाई तो कितनी है dr, और आवेश कितना है dq, तो लैम्डा यहां क्या हो जाएगा dq/dr, लैम्डा यहां कितना हो जाएगा dq/dr, यहां लैम्डा कितना था, पूरी लंबाई में टोटल आवेश जितना है, पूरी लंबाई में आवेश था q, टोटल आवेश क्या माना था मैंने इस पे q, पूरी लंबाई कितनी थी L। अब यहाँ छोटी सी लंबाई dr में कितना आवेश है बोले dq, तो लैम्डा कितना ले लूंगा मैं dq/dr, यहां से मैं dq का मान कितना निकाल सकता हूं, लैम्डा इंटू dr निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं, dr इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अब dq कितना आ गया, लैम्डा इंटू dr, तो अब मैंने dq को dr के रूप में बदल दिया, अब मेरा समाकलन हो सकता है, अब तो समस्या नहीं आएगी। तो इस वजह से ये पूरा कंसेप्ट हमारे सामने आता है, कहीं ना कहीं समाकलन करते समय हम अटक रहे हैं या समाकलन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट निकल के आया, किताब में इसे डायरेक्ट दे दिया 1 नंबर पॉइंट डाल के, बट जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पे dq r का जो है हम समाकलन dq के साथ नहीं कर सकते थे, वहां dr होना आवश्यक था, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको एक नया टॉपिक, यहाँ पे एक नई चीज लेके आए हम, रेखीय आवेश घनत्व, कि आवेश को लंबाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमने रेखीय आवेश घनत्व की बात की। घनत्व आप सब समझते हो, ठीक है, पहले ही मैंने बताया हुआ है। जैसे जनसंख्या घनत्व होता है, दिल्ली का बहुत ज्यादा है, 1 किलोमीटर के एरिया में मान लो 2000 लोग रह रहे हैं, राजस्थान का थोड़ा कम है, 1 किलोमीटर के एरिया में 1000, 1200, 1500, 700 जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जो है वो क्या होता है घनत्व। तो यहाँ पे बोले 1 इकाई लंबाई में कितने आवेश रह रहे हैं, वो उसका क्या हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। तो dq को इस रूप में बदलने के लिए, dr के रूप में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको बदला। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे dl लिया था, यहाँ पहले क्या लिया था मैंने dl, तो आप कहोगे सर पहले dl लेके अब आपने इसको dr क्यों कर दिया, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे r के सापेक्ष चाहिए था लंबाई, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। जो दूरी यहाँ ले रहे हो ना आप, जो दूरी यहाँ ले रहे हो वही आपको यहाँ लेनी है। यहाँ देखो आपकी बुक में आपको dx भी मिलेगा, इसको लैम्डा को वो dq/dx के रूप में लिख रखा है उसने, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने dr लिख दिया, किताब में dx लिखा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, उसने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x मान ली, आगे इस हिस्से के, इस छोटे से हिस्से से इस बिंदु P की जो लंबाई है
वह उसने कितनी मान ली x, और इस छोटे से जो छोटा सा हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी मान ली dx, तो वहां dx आ गया। मैंने यहां से यहां तक की दूरी r मानी है और इसलिए इसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने dr। समझ में आ गई बात। आप चाहते तो इसको dl भी लिख सकते थे, बट फिर इस r को आपको l के रूप में बनाना पड़ता। कैसे बनाते हैं r को l के रूप में, l माइनस वाई, ठीक है, l माइनस वाई। अब y तो उसमें निश्चित रहता, बदलता कौन, l के साथ साथ मान बदलता। तो इससे अच्छा है हमने क्या किया, r ले लिया, ठीक है, और इसको क्या मान लिया dr। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। किताब में dq बटे dx मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है कि यहाँ पे वो x ले रहा है, बट वो इसको कहीं चित्र बना के समझा ही नहीं रहा है, वो उसको डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक है, समझा कहीं नहीं रहा है वो, तो इस वजह से हमने यहाँ पे r लिया है, तो आपने dr ले लिया। समझ में आ गई बात। ये dx क्या है, वहां जो किताब में dx दिया हुआ है वो क्या है, वो इसी छोटे से हिस्से की क्या है, लंबाई है। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे dq की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा dr। तो चलो इस समाकलन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, de का समाकलन मतलब सभी छोटे, d क्या था, d था इसकी वजह से छोटा सा विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से छोटा सा विद्युत क्षेत्र, तो इन सब की वजह से छोटा 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 विद्युत क्षेत्र d होगा, और उन सबको समाकलित कर दोगे एक साथ तो बड़ा d e निकल के आएगा। टोटल अब इस पे इसकी वजह से, टोटल अब इसकी वजह से जो बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या मान लूंगा मैं, अब E समाकलन कर दिया ना मैंने, E किसके बराबर है, E इसके बराबर ही तो है, छोटे छोटे विद्युत क्षेत्रों का समाकलन कर दिया, तो बड़ा ई या ई नेट या ई कुल निकल के आ गया हमारे सामने। समझ में आ गई बात। इस पूरी छड़ की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत आवेश, सॉरी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये डी आ गया बराबर के तो देखो अब कांस्टेंट है, के तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक बार डी क्यू लिख देता हूं मैं, या दोनों को साथ ही बाहर कर दूंगा, फिर के यहीं लिख देता हूं अभी। और डी क्यू कितना आया, डी क्यू आया लैम्डा डी आर, डी क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, लैम्डा डी आर, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ई कुल जो आएगा, मतलब कि डी का जो समाकलन आएगा, मतलब के और लैम्डा तो कांस्टेंट होंगे, यहाँ पे लैम्डा तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, के और लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा क्या फिर। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया एक चीज, हाँ बटे में आर स्क्वायर भी तो था, वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो बटे में आर स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो अंदर क्या बचेगा, डी आर बटे आर स्क्वायर। अब लिमिट मैंने आपको क्या बताई, कहां से कहां तक, न्यूनतम दूरी कितनी होगी y, और अधिकतम कहां तक जाएगी, यहां तक, तो y से लेके y प्लस एल तक जा सकते हो आप लिमिट लगाना चाहो तो, y से लेके y प्लस एल तक आप लिमिट लगा सकते हो। नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको किताब के अकॉर्डिंग एल भी लिख सकते हो ना, ठीक है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, क्यों लिख रहा हूं मैं एल यहाँ पे, क्योंकि y को मैं बहुत छोटा मान रहा हूं इस वजह से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा टोटल मिला के, अब के लैम्डा डी आर बटे आर स्क्वायर, तो 1 बटे आर स्क्वायर का समाकलन क्या होगा भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं ई कुल बराबर के लैम्डा, ठीक है। अब आपको पता है जो डी आर बटे आर स्क्वायर है, तो ए की घात एन का समाकलन क्या होता है, या ए की घात एक्स की घात एन डॉट dx का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस एक, x की घात n प्लस एक बटे n प्लस एक, यही तो होता है, x की घात n प्लस एक बटे n प्लस एक। तो यहां भी मैं यही कर दूंगा, यहां क्या करूंगा मैं, ये हो गया मेरा, एक तरह से इसको लिख सकता हूं 1 बटे आर स्क्वायर डॉट डी आर, तो क्या आ जाएगा ये के लैम्डा। अब 1 बटे आर स्क्वायर को मैं लिख दूंगा, यहाँ रफ में कर देता हूँ, आर की घात माइनस 2, 1 बटे आर स्क्वायर को लिख दूंगा आर की घात माइनस 2, इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर की घात माइनस 2, एन का मान कितना है माइनस 2, प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा आर की घात माइनस 1 बटे माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे आर, ये नीचे चल जाएगा और ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन आएगा माइनस 1 बटे आर, ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा लिमिट अपनी चल रही थी
लिमिट मैंने क्या लगाई थी, एल लगाई थी। इसको एक काम करता हूँ मैं, y प्लस एल ही लगा देता हूँ अभी, y से लेके y प्लस एल तक, y से लेके y प्लस एल तक। क्यों लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। निकटतम ये है, कम से कम यहाँ से तो निकालोगे ही आप, तो ये तो दूरी हो गई y, और फिर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एल लंबाई जुड़ती जाएगी और यहाँ तक टोटल एल आ जाएगी, तो y से लेके y प्लस एल तक। ठीक है, तो लिमिट लग गई मेरी y से लेके y प्लस एल तक, लिमिट लग गई मेरी y से लेके y प्लस एल तक, लिमिट लग गई मेरी y से लेके y प्लस एल तक। ठीक है, अब आपको पता है समाकलन करते हैं तो फिर इसके आगे जब लिमिट लगी हुई होती है तो इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं y से लेके y प्लस एल तक। आ गई बात समझ में। और यहाँ r का मान एक बार उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा करके घटा देते हैं। ये हमारा समाकलन है 11th क्लास का। अगर आप बच्चों, आप लोगों को समाकलन में प्रॉब्लम है, समाकलन अवकलन, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं तैयार कर दूंगा, जैसे वेक्टर का किया था मैंने। ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो फिर चलने दीजिए जैसे चल रहा है, और अगर है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो और तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाकलन का पूरा हो गया काम। ये समाकलन का फॉर्मूला होता है, फिर बाद में लिमिट लग जाएगी। खैर इतना आगे हमें अभी नहीं जाना है, आगे के डेरिवेशंस देखेंगे, उसमें देखेंगे। मेन चीज ये थी कि भैया ये रेखीय आवेश घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझ में आ रही है बात, रेखीय आवेश घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया है इस पूरी रेखीय आवेश वितरण की सहायता से। आ गई बात समझ में। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को अलग से कर लेना, ये किताब में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है पृष्ठीय आवेश भी दिया हुआ है आपको, पृष्ठीय आवेश घनत्व। वो क्या होता है, यहाँ पे dr आया था, यहाँ क्या आया था dr, तो वहां पे आ जाता है क्षेत्रफल ds छोटा सा, और सिग्मा की यहाँ लैम्डा की जगह क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से फिर घनत्व आएगा, तो घनत्व में यहाँ पे dv आ जाएगा, वॉल्यूम सॉरी आयतन आ जाएगा, आयतन वाले में आयतन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा की जगह रो आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। तो वो फिर हम आगे देख लेंगे जब डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो अब ये चीज आपको मैं सब में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैंने आपको ये समझाया यहाँ पे फील देने के लिए कि ये रेखीय आवेश घनत्व क्यों आया। अब ऐसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा, ऐसे ही आयतन आवेश घनत्व आएगा, तो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों आया है, तो फिर आप मुझे बताइए, फिर उसको अलग से और डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब किस पे, अब हम आगे देखेंगे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको पॉज कर लो नोट करके। तो देखिए बच्चों, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई एज इट इज, इसी चीज को लैंग्वेज के रूप में आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक को समझने के बाद, भले वीडियो भी बीच में पॉज कर लेना, ये जो अभी आपने समझा है इसको समझने के बाद एक बार किताब जरूर पढ़ लेना, किताब में क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो जो बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सब चीजें उसने पॉइंट्स के रूप में वहाँ लिख रखी है। तो जब ऑलरेडी आपके पास किताब में वो बातें हैं, तो फिर उसको दोबारा यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है। और नोट्स जो है वो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ अभी, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका थोड़ा टाइप नोट्स की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर टाइप नोट्स में काफ़ी समय लग रहा है, समय लगता भी है टाइपिंग करने में, हिंदी में वो भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ, बट किताब से ज़रूर पढ़िएगा इस टॉपिक को एक बार वापस से, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये सर ने हमको यहाँ ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब बताया है सर ने। समझ में आ गई बात। वो सारी चीज़ें आपको बुक से देखनी है। चलिए, तो जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूँ, जैसे आपकी किताब में से एक बार, जैसे पेज नंबर 29 है, पेज नंबर 29 पे 2.21 सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत जो दिया हुआ है, विद्युत, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सतत आवेश वितरण को बहुसंख्या में उपस्थित अवयवी आवेश अल्पों से निर्मित माने। तो मैंने क्या माना था, बहुत सारे इसमें क्या मान लिए थे, अवयवी आवेशों से निर्मित जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लिए थे। वही कह रहा है कि भैया उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, बहुत सारों को। सेकंड में क्या कह रहा है, किसी स्व ऐच्छिक आवेश अल्पांश का चयन करें तथा इसका आवेश dq आवेश घनत्व के रूप में समीकरण 2.62, वो बात की बात है। फिर हमको क्या करना था, मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिया था, यहाँ dq लिया था। ठीक है, और ये जो समीकरणों की बात कर रहा है 2.6 की, वो लैम्डा वाले समीकरणों की, उसका इस्तेमाल मैंने किया था। ठीक है, तो टोटल वही चीजें हैं सारी, इसमें शुरू से लेके लास्ट तक आपको वही देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। आ रही बात समझ में। एक चीज इसमें थोड़ी अलग है मेरी और उसकी, वो क्या, मैंने k लगा के छोड़ दिया, उसने k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है।
बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इतना सा अंतर तो आप लोग इस चीज को तो आप भी लिख सकते हैं, के का मान तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कोई अंतर नहीं है, बाकी सारी चीजें वही है। उसको बस मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल में समझा दिया, पर समझ में क्लियरली कब आएगा, जब इस चीज को वापस आप बुक से पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई इसको अगर मैं मान लो पृष्ठ के रूप में देखूं, पृष्ठ के रूप में देखूं तो किस प्रकार से निकल के आएगा, पृष्ठीय रूप में कैसे निकल के आएगा। तो देखो जैसे हमने अभी रैखिक आवेश घनत्व निकाला था लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, और छोटे से इससे डी क्यू के लिए क्या निकाला था, डी क्यू बटे डी आर, या डी एक्स भी मान सकते हो आप, अगर आप उसको डी एक्स नाम दे रहे हो डी आर की जगह, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार जब किसी क्षेत्रफल की बात करेंगे आप, अब देखिए हालांकि क्षेत्रफल वाला समझने के लिए एक वृत्त को मान के एक वृत्त वाला उदाहरण मैं ले सकता हूँ, बट ये काफी बड़ा हो जाएगा और आपकी बुक में है भी नहीं, कोर्स में है भी नहीं। और ये जो सतत वितरण आवेश वाला टॉपिक है ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो रिंग वाला है, ठीक है, किसी आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अब जो टॉपिक इसके बाद देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये टॉपिक इतना कोई इंपॉर्टेंट खास है भी नहीं, तो इस वजह से, और आपकी बुक में है भी नहीं, आपके कोर्स में भी नहीं समझाया हुआ है, तो इस वजह से उसके अंदर ज्यादा डीप में आ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश में आपको क्या ध्यान रखना है, पृष्ठ आवेश वितरण में पृष्ठ आवेश वितरण में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व लिया था, ऐसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी लोगे आप, या आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल लोगे आप। बात आ रही समझ में, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल कैसे दर्शाते हैं इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व को या जिसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, या अपन क्या कहते हैं, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। कि एक इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, एक इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। तो जैसे मान लो मैं एक वृत्त लेता हूं, इस पे चारों ओर आवेश फैला हुआ है इसके पृष्ठ पर, वलय मान लो, रिंग मान लो, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, चपटी मत मानना इसको, क्योंकि चपटी में क्या होता है, बीच में भी क्षेत्र होता है, चकती जिसे हम कहते हैं। इसके सिर्फ वलय के क्या होता है, सिर्फ चारों तरफ होता है, अंदर से खाली होती है। तो मैंने मान लिया चारों तरफ पृष्ठ पे क्षेत्र मान लिया एक बार के लिए मैंने इसके, ठीक है। यह पृष्ठीय आवेश वितरण की बात कर रहे हैं हम। अब मान लो इसके किसी बिंदु पर, इस पूरे की वजह से किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ कहीं वृत्त के अंदर इस जगह, या केंद्र पर, मान लो केंद्र पर इस पूरे वृत्त की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये वृत्त है, तो इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसकी वजह से तो 0 होगा। बट अगर मैं इसको अर्धवृत्त मान लेता, लूं और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बताओ, अब केंद्र पर इसकी वजह से, इस टोटल सिस्टम की वजह से, या इस कुल निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो आपको पता है ये पूरा क्षेत्रफल है अंदर का, ठीक है। तो वही मैं क्या करूंगा, इसको एक छोटे से हिस्से में, इसका एक छोटा सा हिस्सा लूंगा, ठीक है, और ये क्षेत्र काट दूंगा, ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये ले लूंगा मैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिया मैंने एक हिस्सा छोटा सा। ये ध्यान रखना, ये रेखा मत ले लेना, अब रेखीय वाले में तो सीधा चलते हैं, ये पृष्ठीय की बात हो रही है, तो यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये क्षेत्रफल का एक हिस्सा है जिसे हम वृत्तखंड भी कहते हैं। त्रिज्याओं के बीच में और वृत्त के बीच, चाप के बीच में जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास में, θ/360 πr²। तो इस वृत्तखंड को लेना है आपको पूरे को, ठीक है। और इस कोण को मान लेना है छोटा सा कोण dθ। अगर ये पूरा थीटा है तो ये छोटा सा कोण dθ, इस पे आवेश हो जाएगा dq, ठीक है। और इसके छोटे से चाप की लंबाई मान लो dl, अगर पूरे चाप की लंबाई l तो छोटे से चाप की लंबाई dl। समझ में आ रही है बात।
तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल मान लो है s, पूरे का क्षेत्रफल क्या है, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अगर पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है s और इस पूरे अर्धवृत्त पे जो आवेश है वो है q, तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब है q बटे s की एक इकाई क्षेत्रफल पर, एक इकाई क्षेत्र मतलब सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है q बटे s, ठीक है, कि एक इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है s, टोटल आवेश कितना है q। अगर मैं छोटे से हिस्से की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका छोटा सा क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं ds, तो ये हो जाएगा dq बटे ds। छोटा सा क्षेत्रफल क्या मान लेता हूं इसका, इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल है ds, तो ये हो जाएगा dq बटे ds। हालांकि ये इतना आसानी से नहीं होगा, इसके अंदर काफी चीजें होगी, इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा, फिर उसके दो घटक निकालने पड़ेंगे x अक्ष और y अक्ष में, तो वो हम अगले वाले जो टॉपिक है वलय वाला उसी में समझ लेंगे एक साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या है, q बटे s की एक इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है, या छोटे से क्षेत्रफल ds में छोटा सा आवेश जो है उसका अनुपात, इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा द्वारा। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा बराबर dq बटे ds, सिग्मा बराबर dq बटे ds। तो dq को ds के रूप में लाना है तो क्या लिखूंगा, dq बराबर सिग्मा ds। ये ध्यान रखना भाई, अगर ये काम आएगा तो ये चीज काम आएगी कि dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। जैसे वहां पे dr को लैम्डा के साथ गुना कर दिया था मैंने, ताकि ds वाले पद को dq वाले पद को लैम्डा के रूप में लिख सकूं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हम समाकलन तो करेंगे ही पूरे का निकालने के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी dq को ds के रूप में लिखने की, तो उस समय हम सिग्मा को dq बटे ds लिख के ds को इधर गुणा कर देंगे। बात आ गई है समझ में, ठीक है। पॉज करके नोट करो, फिर आगे देखते। तो बच्चों अभी जैसे मैंने बताया आपको कि भाई dq जो है, सॉरी सिग्मा जो है वो हो जाएगा dq बटे ds या q बटे s, अगर पूरे की बात करें, छोटे से हिस्से की बात करें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ इस स्थिति में क्षेत्रफल वाले में फिर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, वही डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे आप लोग, क्या k इंटू, वहां तो क्या आया था, वहां आया था लैम्डा, यहाँ क्या आएगा सिग्मा, ठीक है। और अंदर क्या आया था, अंदर किसका समाकलन आया था, अंदर समाकलन आया था ds बटे r स्क्वायर, ds बटे r स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और ये इसका अगर आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे s लिख देना, s का मतलब है पूरे क्षेत्रफल पे, तो विद्युत क्षेत्र ये निकल के आएगा क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र वितरण की स्थिति में अगर पूरे क्षेत्र पे वितरित हो रहा है तो वहां विद्युत क्षेत्र इस तरह से निकल के आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप डायरेक्ट अगर वो एक चीज समझ में आ गई है शुरू वाली, तो ये सब चीजें उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान ही दो, पलटने हैं आपको। समझ में आ गई बात। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। चलो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, आयतन आवेश वितरण का क्या मतलब है। तो मान लो कोई घनाभ है या घन है, घन मान लेता हूं, ये घन है, इस पूरे घन में अंदर सब तरफ प्लस 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 आवेश ही आवेश है, पूरे घन में चारों तरफ आवेश ही आवेश है, अंदर आयतन तक भरा हुआ है पूरा, सिर्फ बाहर ही नहीं, पृष्ठों पे ही नहीं, अंदर भी, तभी तो आयतन के रूप में ले रहे हैं। अगर सिर्फ पृष्ठ के पे ही होते तो हम पृष्ठ के रूप में ले लेते, हर पृष्ठ का अलग अलग निकाल के 6 उसको 6 से गुणा कर देते, 6 पृष्ठ होते हैं, बट ये पूरा भरा हुआ है अंदर तक। अब मैं इसमें क्या करूं, इसमें एक इसकी वजह से, इस पूरे घन की वजह से किसी बिंदु P पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो KQ बटे R स्क्वायर तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पूरा निकाय है। तो इसको क्या करूंगा, इसको अंदर में इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा, इसको भी छोटे छोटे हिस्सों में, यहाँ से छोटे छोटे हिस्सों में, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस प्रकार से। तो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं बाहर निकालूं तो एक छोटा सा घन मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये छोटा सा घन यहाँ कहीं स्थित है, इस जगह बना देता हूं, ठीक है। इसके अंदर हम छोटा सा एक हिस्सा काटते हैं ना, तो वो हिस्सा मैंने यहाँ काट लिया। अब इसके अंदर भी प्लस 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 आवेश होगा, छोटे से हिस्से में भी वो आवेश कितना होगा, dq, छोटा सा आवेश, छोटे से हिस्से में छोटा सा आवेश dq।
समझ में आ रही है बात। और क्योंकि ये घन है तो इसमें आयतन होगा कुछ, तो इसका छोटा सा आयतन हम क्या लेंगे, छोटा सा आयतन लेंगे इसका डीवी, छोटा सा आयतन क्या लेंगे, डीवी लेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। और फिर से इसका छोटे से का निकाल के फिर वही पूरा समाकलन वाली विधि अपनाएंगे, तो लास्ट में जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा इस बार, वो निकल के आएगा के। और अब की बार एक चीज इसमें और देख लो आप, इसमें एक चीज और देख लो, तीसरी जो चीज है हमारी वह है हमारा आयतन आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, रो के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या तो इसको आप आयतन आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, इसे दर्शाया जाएगा रो के द्वारा, आयतन आवेश घनत्व। आ गई बात समझ में। और इसको आप क्या कह सकते हो, और आयतन आवेश घनत्व कह लो, या तो या क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो प्रति एकांक आयतन पर कितना आवेश है, ठीक है, या आवेश प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो इस पूरी वस्तु का आयतन है v और ये जो पूरा आवेश है ये है q, तो ये हो जाएगा q बटे v। और अगर छोटे से वाले की इसकी बात करूं, जो मैंने ये लिया था छोटा सा, जिसमें आयतन तो छोटा सा था dv और आवेश था dq, तो क्या हो जाएगा dq बटे dv। यहां से अगर मैं dq का मान निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, रो dv। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा टोटल किस बिंदु पर, बिंदु P पर, इस पूरे की वजह से वो कितना निकल के आएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और समाकलन के चिन्ह में अब की बार हम किसको समाकलित करेंगे, वॉल्यूम को, मतलब v को, तो v का समाकलन कर देंगे, यहाँ पे v से ले लेंगे लिमिट पूरी। आ रही बात समझ में। और ये क्या हो जाएगा, वो ये आपका जैसे ये हुआ था k लैम्डा, तो ये हो जाएगा k और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो k रो dv बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसके साथ आर कैप लगा देना, आप यूनिट वेक्टर भी लगा देना। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो ना, वेक्टर लगा रहे हो तो आर वेक्टर यूनिट वेक्टर भी लगा देना एक। समझ में आ गई बात। तो ये जो है हम आयतन आवेश घनत्व निकाल सकते हैं इससे। तो ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, फर्स्ट वाला मैंने समझा दिया है, उसी की तरह ये होगा। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक आपकी दी हुई थी किताब में चीजें, तो ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। आ गई बात समझ में। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अब हम देख लेते हैं, इसमें जो मेन बोर्ड में आता है। बट उससे पहले इसको पॉज कर लो। अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से इसको किताब से जरूर पढ़ लेना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे खुद के पढ़ के समझने की होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है। तो ये जैसे ये चीजें डायरेक्ट हैं, कारण मैं बता चुका हूं आपको, तो डायरेक्ट आप इसको किताब में से देख के पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गई बात। और बेसिक मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि क्या मतलब होता है इनका। अब हमारा मेन टॉपिक आता है, तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं।